स्वागत है आपका सुदर्शन 2.0 में। एक ऐसी ऑब्जेक्टिव सीरीज जो सिर्फ सवाल नहीं पूछेगी बल्कि आपकी सोच, आपकी स्पीड और आपके कॉन्फिडेंस को अलग लेवल पर ले जाएगी। यहाँ हर क्वेश्चन है टारगेटेड, हर एग्जाम्पलिनेशन है क्लियर और हर क्लास है बिहार बोर्ड के पैटर्न पर बिल्कुल 100% फोकस्ड। क्योंकि हमारा मिशन सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि आपको एग्जाम हॉल में सुदर्शन की तरह तेज, सटीक और अडिग बनाना है। चाहे साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो या हिंदी हो या संस्कृत, हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर और हर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव अब होगा एक ही जगह, एक ही सीरीज में, सुदर्शन 2.0। यह सीरीज सिर्फ पढ़ाई नहीं, यह आपकी बोर्ड एग्जाम जीतने की तैयारी है। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम को आपकी सबसे बड़ी जीत। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं 2026 बोर्ड एग्जाम को आपकी सबसे बड़ी जीत वाला साल। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा सुदर्शन 2.0 ऐसा ऑब्जेक्टिव सीरीज है जिसमें आप क्लास 10th मैट्रिक 230 में 230 अंक पक्का कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के मामले में। यहाँ हम आपको 3 बार ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पूरा 3 बार ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो आप जरूर एक बार पूरा देखिए, आपको याद करने की कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ आप यह वीडियो देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक प्यारा सा मोटिवेशन हो जाए। कर्म का अधिकार परिणाम का नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता कहती है तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। इसका मतलब है पढ़ाई करो, मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट की टेंशन मत करो। जब इंसान टेंशन छोड़ देता है तब उसकी परफॉर्मेंस 2 गुना हो जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चलिए एक बार श्री कृष्ण को सब एक बार नमस्कार कर लीजिए। सुदर्शन 2.0 अब शुरू होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। यह मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है जिसे आप चाहे तो बड़ा बना सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करके कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H/O11, C12H/O11। क्या होता है? C12H/O11। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग धूसर या भूरा होता है, भूरा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। इसमें हमारा 100 ऑब्जेक्टिव है जिसे हम मात्र 1 घंटे में कवर कर लेंगे। तो चलिए चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो देखिए ये समीकरण संतुलित है। देखिए PB 1 पीस है, यहाँ PB 1 पीस, O है 5 पीस, तो 2 2 2 4 1 5 पीस, और इसमें N है कितना? N है। तो देखिए यही वो समीकरण जो संतुलित नहीं है, बाकी सब संतुलित है। देख लीजिए यहाँ H2 H2 और Cl2 भी, HCl, यहाँ H2 और Cl2, 2KClO3, 2KCl 3O2। देखिए यहाँ 6O और यहाँ 6O, सब संतुलित है, यह संतुलित नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा। खड़िया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाता है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। कली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO। कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO। तो चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो देखिए कौन समीकरण संतुलित है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये Mg 1 पीस, O 2 पीस, यहाँ देखिए O 1 पीस है, यह संतुलित नहीं है।
Zn यहाँ एक पीस SO4 है H2 मतलब ये संतुलित है, B नंबर संतुलित है, ये भी संतुलित है। देखिए Cl2 यहाँ Cl3 है, यहाँ देखिए H2 है, यहाँ H एक ही है, तो कौन आ जाएगा ZnH2SO4, यह समीकरण संतुलित है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का आप सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन बना रहता है। तो समीकरण CaO3 उष्मा CaO और CO2 जब इसे गर्म किया जाता है तो यह कौन सा समीकरण है, या किस प्रकार का समीकरण? तो यह एक वियोजन समीकरण है। देखिए यहाँ एक पदार्थ है और यह टूट रहा है दो पदार्थ में, तो इसे वियोजन कहते हैं। संयोजन जब जो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता है उसे संयोजन, और एक पदार्थ टूट कर दो पदार्थ बनता है उसे वियोजन कहते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। तो चलिए दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन अवकारक है? तो निम्न में से कौन अवकारक है? H2S ये अवकारक है, H2S अवकारक है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। CuO प्लस H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें देखिए अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है, यह देखिए इससे O निकल रहा है और इसमें O जुट रहा है। इसका मतलब O का ह्रास से और O अति जुटना दोनों हो रहा है। इसका मतलब यह एक जगह देखिए हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, एक जगह हाइड्रोजन जुट रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, इसलिए यह यह ऊष्माक्षेपी है। यह अपचयन वह क्रिया है जिसमें अपचयन वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी हो जाएगा। उपचयन वह क्रिया जिसमें इनमें से सभी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या देखिए यह दो बार विस्थापित हो रहा है। ZnSO4Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या देखिए Zn से एक निकल कर SO4 निकल के Zn चल, मतलब एक ही बार विस्थापन हुआ, इसलिए इसे एकल विस्थापन कहते हैं। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो उजली और चमकीली उजली होती है। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। इस विलयन में परख नली में विलयन था, CuSO4। तो चलिए दूसरा देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता यह कहलाता है, तो वह कहलाएगा अपचयन, या इसे ही अपचयन कहते हैं, या इसे ही अवकारक कहते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। 22 नंबर तक हम लोग पहुंच गए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। चलिए दूसरा देखिए। रासायनिक समीकरण H2 प्लस O2 एक क्या है? तो एक जो है यह संयोजन अभिक्रिया है। इसमें देखिए दो पदार्थ आपस में जुड़ रहा है तो इसे संयोजन कहते हैं। दो पदार्थ आपस में जुड़ रहा है तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे समीकरण H2 प्लस O2 एक है, यही हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का योग कहलाता है, वह अपचयन कहलाता है, वह अपचयन कहलाता है, वह अपचयन कहलाता है। अपचयन उपचयन उपचयन उपचयन, सॉरी हम लगाए ठीक उपचयन में, लेकिन बोला गया अपचयन, उपचयन होगा, उपचयन होगा, उपचयन होगा। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो हुआ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। अवक्षेपण ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन हो जाएगा? NaOH NaCl H2O, NaOH H2O। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अभिक्रिया CaO + H2O CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया, किस प्रकार की संयोजन अभिक्रिया? देखिए, दो पदार्थ आपस में जुड़कर क्या कर रहा है, तो एक पदार्थ का निर्माण कर, दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? तो AgNO और एवं Cu, AgNO और Cu। चलिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो होगा 2:1 की होता है। इसका फार्मूला H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो हो जाएगा 2:1, बी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं 32। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन है वो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। श्वसन क्या है? तो श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो यह एक उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 34 का एथिल एल्कोहल का व्यापक उत्पादक किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा किण्वन द्वारा जो है ना, एथिल एल्कोहल का व्यापक उत्पादन किया जाता है। एथिल एल्कोहल का व्यापक उत्पाद किसके द्वारा किया जाता है? तो किण्वन के द्वारा किया जाता है, किण्वन के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण कौन है? तो 2KClO3 KCl प्लस में 3O2। उसके बाद वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ उष्मा का उत्पन्न होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जिसमें उष्मा का निर्माण होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें उष्मा का निर्माण नहीं होता, उष्मा का ह्रास होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यह हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए, दूसरा देखें, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो कोयला जो होता है वह बिना ज्वाला के जलता है। कौन बिना ज्वाला का कौन जलता है? तो कोयला बिना ज्वाला का जलता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो बन जाता है Na2ZNO2 + H2O। यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है, अम्ल क्षार एवं लवण। यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। तो चलिए, दूसरा चैप्टर का दूसरा प्रश्न, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है, हमें निकाला जाता है, इसे मतलब किससे निकाला जाता है? लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है, इसे किससे निकाला जाता है? इसे लाइकेन से निकाला जाता है, इसे लाइकेन से निकाला जाता है। इसे किससे निकाला जाता है? तो इसे लाइकेन से निकाला जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? वह पीला हो जाता है। चलिए, दूसरा देखते हैं 42। NaOH क्या है? NaOH क्षार है। क्या बोले थे? अम्ल का परिभाषा जो जल में घुलकर H+ आयन दे, और क्षार जो OH- आयन दे। देखिए, इसके लास्ट में OH है, इसका मतलब ये क्षार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। चलिए, दूसरा देखते हैं।
निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवार की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा CaOH का होल 2। इसे दीवार के सफ़ेदी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, CaOH का होल 2। एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो कौन सा रंग दिखता है? तो कौन सा रंग? तो यह हरा रंग दिखता है। यह कैसा दिखता है? तो यह हरा रंग दिखता है। चलिए, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इसका रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है, जब न ही अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। तो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वह लवण। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वह जो होता है वह क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है? तो H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया होता है तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। उससे कौन गैस निकलता है? तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसके बाद अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसमें लवण है तो लवण का निर्माण करते हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच गए, आधे से ज़्यादा पे हम पहुंच गए हैं। तो चलिए, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो NaCl यह भस्म नहीं है। NaCl एक भस्म नहीं है और सब भस्म है, NaCl भस्म नहीं है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4 यह एक अम्ल है। H2SO4 एक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी हो जाएगा प्राकृतिक सूचक। हल्दी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक सूचक। और धातु के ऑक्साइड होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड है। Na2 क्या है? एक प्रकार का क्षारीय ऑक्साइड है। बुझा हुआ चूना कौन है? तो CaOH का होल 2। यह क्या है? एक बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना कौन है? CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। क्षार कहलाता है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो एक प्रकार का संक्षारण अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का संक्षारण अम्ल होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। बैटरी का अम्ल है। सांद्र H2SO4 यह बैटरी का अम्ल है। इसे बैटरी अम्ल कहा जाता है। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो यह एक गंधीय सूचक है। लौंग का तेल गंधीय सूचक है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो OH माइनस।
निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस विलयन को नीला करता है? तो नीला कौन करता है? OH माइनस। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षार। क्षार किसे किसे कहते हैं? तो जो OH माइनस दे, कौन हो जाएगा? OH माइनस, OH माइनस। चलिए दूसरा, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो NaOH। NaOH एक प्रकार का प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक कौन है? NaOH। NaOH प्रबल क्षारक है। उसके बाद कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा, इस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक। कौन ऐसा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वह कौन हो जाएगा? क्षार। क्षार जो होता है वह लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार क्या करता है? तो लाल लिटमस को नीला करता है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए दूसरा, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में OH प्लस H प्लस आयन क्या बोले? अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयन उत्पन्न होता है। अम्ल के विलयन H प्लस आयन उत्पन्न होता है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH। CH3COOH यह क्या है? यह दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है? CH3COOH दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? Na2O यह सबसे अधिक क्षारीय होगा। Na2O सबसे अधिक क्षारीय होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो SO2 सबसे अधिक अम्लीय होगा। SO2 सबसे अधिक अम्लीय होगा। इसके बाद निम्नलिखित में संश्लेषी सूचक कौन है? तो मेथाइल ऑरेंज यह संश्लेषी सूचक है। संश्लेषी सूचक कौन है? तो मेथाइल ऑरेंज संश्लेषी सूचक होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन लिटमस विलयन को लाल कर देता है? तो अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल ही ऐसा है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। क्यों? अम्ल जल में आयनित होता है। इसीलिए जो होता है ना, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का संचाल करता है। किस लिए? तो अम्ल जल में आयनित होता है। इसके बाद कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान होगा 10 होगा। क्या कि देखिए, कोई भी लिटमस क्या हो जाएगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान 10 हो जाएगा। क्योंकि जो होता है लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो क्षार। इसमें सबसे अधिक क्षारीय कौन है? 10। यह सबसे अधिक यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यह नहीं होगा क्योंकि यह कम क्षारीय है, यह सबसे अधिक क्षारीय है, इसलिए यह इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? H2SO4 यह भी प्रबल अम्ल है। HCl यह भी प्रबल अम्ल है। HNO3 यह भी प्रबल अम्ल है। तो यह हो जाएगा इनमें से सभी, यह सभी जो है, यह सभी प्रबल अम्ल है। यह सभी प्रबल अम्ल है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच होता है। जलीय विलयन का पीएच क्या होता है? 7 से अधिक का है, क्योंकि यह एक क्षारीय है। क्षार का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, आप थोड़ा देर धैर्य रखिए, बस हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो टमाटर से ही हमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। चलिए दूसरा देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो टमाटर। हमारे शरीर पीएच के कितने पास के बीच कार्य करता है? कितने? तो 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर काम करता है। अगर इसका पीएच, हमारे शरीर का पीएच मान 7.8 होना चाहिए। चलिए दूसरा देखते हैं। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में
किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल इमली में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा अम्ल? यह अम्ल होता है तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी के डंक में होता है। चलिए दूसरा आते हैं, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है, SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है, SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, जिससे हम मुंह धोते हैं उसे टूथपेस्ट कहते हैं, और वह कैसा होता है? वह क्षारीय होता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो चलिए अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम, अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इससे पहले हम थोड़ा देर पहले ही बोले हैं कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल, चींटी में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, चींटी में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, कोई घोल नीले लिटमस को लाल करता है, इसका पीएच मान 2 हो जाएगा। देखिए नीले लिटमस को जो लाल करता है उसे अम्लीय कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम इसमें कौन है? तो 2 ही है, इसे जो 7 से कम है। चलिए दूसरा देखते हैं, 87। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान 4 होगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि यह अम्ल है, अम्ल का मान 7 से कम होता है, और ये पूरा ऑप्शन देखिए 7 से कम यही 4 है, इसलिए यह 4 होगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? किस पीएच मान वाले सबसे अधिक अम्लीय 1 होगा। जितना कम नंबर होगा, जितना पीएच मान कम होगा उतना अधिक वह अम्लीय होगा। जिस पदार्थ का पीएच मान जितना कम होगा, जिस पदार्थ का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा, वह उतना अधिक अम्लीय होगा, वह उतना अधिक अम्लीय होगा। तो चलिए हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं 100 के। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का है? क्षारीय विलयन का पीएच मान कौन जाएगा? 13 का है कि यह 7 से अधिक है, 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, तो इसीलिए यह 13 हो जाएगा, क्योंकि यह 7 से अधिक है। चलिए दूसरा देखते हैं, किसी भी उदासीनीकरण का पीएच मान होता है, किसी भी उदासीनीकरण का पीएच मान 7 होता है, काहे कि वह ना ही अम्ल है ना ही क्षार है, और ना ही अम्ल ना ही क्षार है, उसका मतलब वह 7 से 7 ही होगा। किसी भी उदासीनीकरण विलयन का पीएच मान 7 होता है, किसी भी उदासीनीकरण विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। तो निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सबसे सबल अम्ल है, मतलब सबसे प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है? तो HCl जो होता है वह सबसे प्रबल अम्ल होता है, सबसे प्रबल अम्ल HCl होता है, सबसे प्रबल अम्ल HCl होता है। तो चलिए दूसरा, किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? मतलब ऐसा कौन सा पीएच मान वाला जो सबसे अधिक क्षारीय होता है? 11 हो जाएगा। इसलिए 11 हो जाएगा क्योंकि क्षारक किसे कहते हैं? जिसका 7 से अधिक, जितना 7 से अधिक होगा वह पदार्थ उतना ही क्षारीय होगा। देखिए सबसे अधिक कौन है? तो 10, इसलिए यह सबसे अधिक क्षारीय का पीएच मान 10 हो जाएगा निम्नलिखित में। चलिए यहाँ हमारा ख़त्म हो गया। यह आपको वीडियो कैसा लगा?
अगर आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा वीडियो आपको एग्ज़ाम तक मिलता जा रहेगा। इस सीरीज़ का नाम सुदर्शन 2.0 है। इस सीरीज़ से बाहर प्रश्न आ नहीं सकता। यह सीरीज आप अगर पूरा कर लिए, याद करने का कोई नौबत ही नहीं आएगा आपको, हम ही याद करा देंगे आपको, क्योंकि यह हम 3 बार कराएंगे। एक बार चैप्टर वाइज, उसके बाद एक बार कराएंगे, एक बार फिर हम करा लेंगे सेट वाइज, उसके बाद एक बार क्वेश्चन बैंक पूरा करा लेंगे, सेट वाइज क्वेश्चन बैंक करा लेंगे। तो चलिए, आपको यह कैसा लगा एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए यहीं चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कराएंगे अम्ल और इसके एक आगे चैप्टर जो हैं वो हम कराएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे भारत।